आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी और आरएसएस आइन को कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का इल्जाम। बंगाल में बड़े पैमाने पर वोट चोरी के इल्जाम भी किए आयद। हदबंदी पर मरकज की बीजेपी हुकूमत को एमके स्टालिन की सख्त वार्निंग। तमिलनाडु की मफादात को जिद पहुंची तो खामोश न रहने का किया ऐलान। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में बंगालियों को निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कोच बिहार रैली में बीजेपी को शिकस्त देने का किया अहद। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को कौम के नाम किया वक्फ। सफर का वक्त घटकर हुआ 2.5 घंटे। यूपी के कई शहरों को मिलेगा फायदा। बिहार की सियासत में एक नए दौर का आगाज। सम्राट चौधरी बनेंगे वजीर आला। नीतीश को कुर्सी से उतार देने का अहद करने वाले सम्राट चौधरी ने उनके पैर छुए। नोएडा में मजदूरों के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 300 से ज्यादा अफराद हिरासत में, 7 मुकदमात दर्ज। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में जबरदस्त बॉयलर धमाका। कम से कम 10 मजदूर हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। आंध्र प्रदेश में क्वांटम टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी पेशरफ्त। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में जदीद सहूलियात का किया इफ्तिताह। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकरीबन 40 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इतलात के मुताबिक इसी दौरान ईरान जंग और दो तरफा तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और खित्ते में कशीदगी बरकरार है। रवान साल दोनों रहनुमाओं के दरमियान तीसरी बार बातचीत हुई जिसमें इलाकाई सूरत हाल और हिंद अमेरिका रिश्तों पर तबादले ख्याल किया गया। मुल्क की सियासत में एक बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन ने मुजव्वजा हदबंदी के मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त वार्निंग दी है। एक वीडियो बयान में स्टालिन ने कहा कि अगर रियासत के मफादात से समझौता किया गया तो तमिलनाडु खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क एक बार फिर सन 1950 और सन 1960 की दहाई वाली डीएमके को देख सकता है और इसे धमकी नहीं बल्कि इंतबाह समझा जाए। स्टालिन ने इल्जाम लगाया कि मरकज बगैर मुशावरत किए बिना आईनी तरमीम करने की कोशिश कर रहा है जिससे जुनूबी हिंद की रियासतों की सियासी आवाज कमजोर हो सकती है और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। தமிழ்நாட்டின் வாசல் வர வந்துட்ட பேராபத்தை பற்றி சொல்லவும் ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கவும் தான் இந்த வீடியோ. தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக நிக்காம ஓடிக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த கடமையை தவிர்க்க முடியாது. நாளை மறுநாள் ஏப்ரல் 16 நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூடுதுன்னு சொல்றதை விட தமிழ்நாடு மேற்கு வங்க தேர்தலுக்கு நடுவில் வலுக்கட்டாயமா கூட்டப்படுதுன்னு தான் சொல்லணும். டீலிமிட்டேஷன்கிற தொகுதி மறுவரைகிற தொடர்பாக அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை இந்த தொடரில் புல்டோஸ் பண்ண போறாங்க. முதல்ல இருந்தே இது பத்தி நம்ம தொடர்ந்து எச்சரித்தோம். மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாம இந்தியா முழுக்க இருந்து இதனால பாதிப்படைய உள்ள மாநில முதலமைச்சர்களையும் முக்கிய கட்சி தலைவர்களையும் சென்னைக்கு அழைச்சு கூட்டு நடவடிக்கை குழு கூட்டம் நடத்தணும். कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद और रायगंज में रैलियों से खिताब किया। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर सख्त इल्जाम आयद किए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत पर मबनी सोच आइन को कमजोर कर रही है और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बंगाल में लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। बंगाल में तो आप जानते हो
बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने लाखों लोगों के वोट वोटर लिस्ट से निकाल दिए हैं। जो भी गलत निकाले गए हैं, जो भी व्यक्तियों का नाम गलत निकाला गया है, उन सारे के सारों का हम नाम फिर से लिस्ट पे डालेंगे। दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक, कांग्रेस पार्टी जो चाहती है कि देश में एकता, मोहब्बत, भाईचारा हो, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस जो नफरत भरा देश चाहते हैं, हिंसा का देश चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आपने देखा होगा आज यहां अंबेडकर जी की जयंती है, फोटो पे हमने माला रखी। अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिलवाया, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी ने सबने मिलकर देश को संविधान दिया। संविधान में लिखा है कि इस देश के सब नागरिक एक समान है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। सब धर्म, सब जात, सब भाषाएं एक है, एक जैसी है, और सबको एक जैसी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी, आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है। अंबेडकर जी के माला लगा देते हैं, मगर हर रोज अंबेडकर जी की सोच को मिटाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, जुडिशरी पे जो आक्रमण हो रहा है, ये सारा का सारा संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक बनर्जी ने कोच बिहार में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्ज अमल पर तनकीद की। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाली बोलने वालों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी करार देकर हरासा किया। इन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों में बंगाली आवाम को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मगरबी बंगाल को इसके जायज हुकूक से महरूम कर रही है। আমাদের বাংলাদেশি বলেছিল, রোহিঙ্গা বলেছিল, মনে আছে না? ভুলে গেছেন? শুক্তাবাড়ি ছোট্ট বাংলাদেশ মনে আছে না? ভুলে গেছেন? জবাব লাইনে দেবেন না, দেবেন না, এখানে বলেছিল। বিধির বিধান দেখো, আমি এখানেই এসেছি। আমি জানতাম না কোন মাঠে বলেছে, কোন মাঠে বলেছে। আমি দেখেছিলাম ভিডিওটা, কিন্তু কোন মাঠে। कोलकाता के इलाके शेक्सपियर सरानी में जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से खुसूसी रियासती कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इस कन्वेंशन की क़ियादत तंजीम के जनरल सेक्रेटरी काजी शमसुद्दीन ने की, जबकि नायब सदर नजमुल हक भी इस मौके पर मौजूद थे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने आवाम से अपील की है कि वो आइंदा इंतखाबात में ऐसी सेक्युलर सियासी जमातों की हिमायत करें, सच्चर फ़िरक़े वाराना सियासत के खिलाफ खड़े होने वालों का साथ दें। और हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ जो सेकुलर पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर जो सेकुलर पार्टी फ़िरक़ा परस्त ताकत को हरा सकती हो, उनको वोट देने के लिए हम लोगों ने अपने जो वर्कर्स हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाया है कि हमारा वोट ये तकसीम ना हो जाए। नोएडा से एक बड़ी खबर है, जहां मजदूरों के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया है और 7 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि हालात को काबू में रखने के लिए मुसलसिल फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर जमा मजदूरों को बातचीत के जरिए मुंतशिर किया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में एक मुनज़्ज़म गिरोह के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं
जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे भड़काऊ लोगों का जिनका अपना कोई हित होगा जो श्रमिकों के हित से अलग होगा उसके बहकावे में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। है ये दिखाता है कि एक षड्यंत्र है जिसके माध्यम से स्थितियों को बिगाड़ने के लिए और श्रमिकों को भड़काने और उन्हें र्यूमर मॉन्गरिंग करके उनको उकसाने का काम कर रहा है। ऐसे एलिमेंट्स को हमने कुछ आइडेंटिफाई किया है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई बाकी है। ऐसे एलिमेंट्स हम सख्ती से निपटेंगे और अफवाह फैलाने नहीं देंगे। मेरी श्रमिक भाइयों से अपील रहेगी कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। हरियाणा से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पलवल और फरीदाबाद में हजारों मजदूरों ने कम से कम उजरत में इजाफे के ऐलान पर ना होने के खिलाफ एहतजाज किया और जिला इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 7,500 मजदूर मुजाहिरों में शामिल हुए। पलवल में पुलिस ने मुजाहिरीन को हाईवे से हटा दिया, जबकि फरीदाबाद में लेबर डिपार्टमेंट और इंतजामिया ने वादे करके मजदूरों को पुरअमन तौर से मुंतशिर किया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से उजरतों में 35% इजाफे का ऐलान किया था। ताहम इस पर अमल दरामद न होने के बाइस मजदूरों में नाराजगी पाई जा रही है। हम सिर्फ बैठे हुए थे कोने में, हमने लोगों से बात रखी अपनी, हमारी जो कल बात हुई थी उसी बेस पर हमने बात रखी, लेकिन इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, आगे नहीं कर रहे हैं। और आज भी हमने बात करी, बस आगे से सीनियर आ जाते हैं, बोल के चले जाते हैं 15,000 है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी हमसे। 15,000 में सर क्या होता है ये बताइए आप मुझे। कितनी थी आपकी? अभी भी हमारी 15,000 ही करी है और ज्यादा बोलने पर कितनी थी? इससे पहले 11,258 रुपए थी और कुछ भी नहीं करा सर। उसमें क्या कुछ भी सही नहीं है, कैंटीन का खाना सही नहीं है, बिहेवियर सही नहीं है, किसी से हम बात करो तो रिजाइन की धमकी दे देते हैं। क्या सही है सर इसमें? इतनी महंगाई के जमाने में सर 9,000 आते हैं, 9,000 में कुछ घर चलता है किसी का? मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे से बड़ी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह करके इसे कौम के नाम वक्फ कर दिया। 212 किलोमीटर तवील इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से देहरादून का सफर अब महज 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। इस मंसूबे का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से गुजरता है, जिससे कई शहरों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ उत्तराखंड की तरक्की को नई रफ्तार देगा बल्कि सियाहत और इलाकाई मईशत को भी फरोग देगा। जबकि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा और आवाम को बड़ी सहूलत हासिल होगी। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो दूरी पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी। अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। बिहार की सियासत में आज बड़ी सियासी हलचल देखने में आई। वजीर आला नीतीश कुमार ने मंगल के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से कबल उन्होंने आखिरी काबीना मीटिंग की सदारत की और आईनी तकाजों के तहत वुज़रा की कौंसिल को तहलील करने का ऐलान किया। उधर नायब वजीर आला सम्राट चौधरी बीजेपी मुकर्रना पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिए गए, जिसके बाद वो बिहार के अगले वजीर आला बनने जा रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी रियासत में अपनी क़ियादत में हुकूमत कायम करेगी। ज़राए के मुताबिक नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब 15 अप्रैल को लोक भवन में मुतवक्को है, जिसमें वजीर आज़म मोदी की शिरकत का भी इम्कान है। सम्राट चौधरी का ताल्लुक एक बाअसर सियासी खानदान से है। वो 1968 में मुंगेर जिले में पैदा हुए। उनके वालिद शुकोनी चौधरी 6 बार रुकने असम्बली रह चुके हैं, जबकि उनकी वालदा पार्वती देवी ने भी 1998 में इंतखाब जीता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित। सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि बिहार की सियासत में यह तब्दीली गैर मुतवक्को है। इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि बिहार अब गुजरात से चलाई जाएगी। तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का आदमी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार। नीतीश कुमार ने सियासी मैदान अमल में बड़ा तवील अरसा गुजारा है। 75 साल नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पर जाना जाता है और वो रिकॉर्ड 10 बार बिहार के वजीर आला रह चुके हैं। अपनी सियासी महारत और जोड़तोड़ की सलाहियत के बाइस वो तवील अरसे तक रियासत की सियासत का मरकज बने रहे। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही रियासत में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला रहने वाला उनका दौर खत्म हो गया। नीतीश कुमार सन 2005 से बिहार की क़यादत कर रहे थे और दरमियान में मुख्तसर वक्फों को छोड़कर इक़्तिदार की बागडोर ज्यादातर उन्हीं के हाथ में रही। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो बिहार की सियासत में इतने अहम और नागुज़ीर क्यों समझे जाते थे। 1 मार्च 1951 को बिहार के जिला पटना के एक छोटे से गांव बख्तियारपुर में एक सादा घराने में इनकी पैदाइश हुई। बचपन में इनका नाम मुन्ना रखा गया, जो आगे चलकर नीतीश कुमार के नाम से मशहूर हुए। इनके वालिद कविराज लखन सिंह एक मारूफ शख्सियत थे और साबिक वज़ीर आला सत्येंद्र नारायण सिन्हा के करीबी साथी माने जाते थे। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और इसी दौरान सियासत में कदम रखा। इन्होंने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे रहनुमाओं से सियासत की बारीकियां सीखी। इन्होंने 1985 में पहली बार बिहार असेंबली के रुकन के तौर पर सियासत में बाकायदा एंट्री की, जबकि 1989 में लोकसभा के लिए मुंतखब होकर रुकन पार्लियामेंट बने। इसके बाद वो कई बार पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए और ज़रई व रेलवे जैसे अहम महकमों में मरकजी वजीर भी रहे। साल 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार वजीर आला के तौर पर हलफ लिया, ताहम अक्सरियत न होने के बाइस इन्हें सिर्फ 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। बादशाह इन्होंने लालू प्रसाद यादव से अलहदगी इख्तियार की और 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी कायम की। अपनी सियासी जिंदगी में नीतीश कुमार ने मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाए, कभी नजरियाती साथियों के साथ और कभी अपने सियासी मुखालफिन के साथ, और सियासी तवाज़ुन कायम रखने की महारत का मुजाहरा किया। बतौर वज़ीर आला रियासत की तरक्की, इंतजामिया और पुलिस निज़ाम में बेहतरी और कानून और नज़्म को मजबूत बनाने का सेहरा भी इनके सर जाता है।
कानून व्यवस्था ध्वस्त था, तो उस ध्वस्त को पटरी पर लाने का काम ठीक से, कि थाने में FIR दर्ज हो, अपराधियों में भय पैदा हो, अपराधी गिरफ्तार हों, लोग रात के समय भी बच्चे बच्चियां निकल सकें, को व्यापारी अपना दुकान खोलें, सब करें, ये सब स्थिति उन्होंने लाई। सन 2016 में इन्होंने बिहार में शराबबंदी नाफिज की, जिसे खासतौर पर ख्वातीन वोटरों को मुतवज्जह करने के इक़दाम के तौर पर देखा गया और बाद के इंतखाबात में इस फैसले के मुस्बत नताइज भी सामने आए। रियासती सियासत में एक तवील और अहम सफर तय करने के बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा बिहार की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत का इशारा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आंध्र प्रदेश ने टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़ी पेशरफ्त की है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में जदीद क्वांटम कंप्यूटिंग सहूलियात का इफ्तिताह किया और वर्ल्ड क्वांटम डे के मौके पर इन सहूलियात को शुरू किया गया। अमरावती को मुल्क का पहला ऐसा मरकज बनाया जा रहा है जहां क्वांटम हार्डवेयर की जांच, तस्दीक और तहकीक मुमकिन होगी। ये अमरावती क्वांटम वैली मनसूबे का हिस्सा है और इस मौके पर नायडू ने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान में एक मुकम्मल क्वांटम सिस्टम ज्यादातर मुकामी सप्लाई चेन के जरिए तैयार किया गया, जो खुद इन्हिसारी की जानिब एक अहम कदम है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सक्ती जिले में वाक़ वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर में धमाका हुआ है और इसके नतीजे में कम से कम 10 मजदूर हलाक हुए हैं और 30 से 40 अफराद जख्मी हुए हैं। और इतलात के मुताबिक धमाका दोपहर तकरीबन 2 बजे उस वक्त हुआ जब मजदूर ड्यूटी पर मसरूफ थे, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची, प्लांट में धुआं फैल गया। इटली की हुकूमत ने सहूनी रियासत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान किया है कि इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद मुअत्तल कर दी है और ये मुआहदा साल 2003 में उस वक्त के वजीर आजम सिल्वियो बेर्लुस्कोनी के दौर में तय पाया था और इसके तहत दिफाई व साइंसी ताउन को फरोग दिया गया था। मेलोनी हुकूमत पर गाजा में जारी इंसानी बहरान के हवाले से अवामी दबाव बढ़ रहा था और इससे कबल वो इसराइल की कार्रवाइयों पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी आयद कर चुकी है। पीएम मोदी ने खवातीन के लिए रिजर्वेशन की निफाज पर बड़ा बयान दिया है। देहरादून में अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2029 के इंतखाबात में खवातीन के लिए रिजर्वेशन का निफाज मुल्क की इज्तिमाई ख्वाहिश है और इसमें मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तमाम सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मुकम्मल अमल आवरी के लिए मुत्तहिद होकर काम करें।